नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। शायद 3 करा चुकी हूँ, चौथा प्रैक्टिस सेट है जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के जो विशेषांक के रूप में निकला था वो कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास है, हमें बताना। तो वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, पहला। ठीक है, मैं ये सोचती हूँ अगर एक्सप्लेन भी करूँ ना तो 1 घंटे की वीडियो, तो ये कम से कम 40 मिनट की वीडियो तो वैसे ही बन जाती, क्योंकि 125 क्वेश्चन है ये। अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी तो ये कम से कम बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मेरा बस सिर्फ इन्हें कराने का मकसद क्या है कि जो आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ उसे देखो कि आपने जो अब तक पढ़ा उसमें से क्या रह रहा है आपका और क्या कर चुके हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, ये कौन है? मोतीलाल मेहनारिया। एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि जो लाइव क्लास होती है वो आप कम से कम देखो, क्योंकि मैं एक सलाह दे सकती हूँ आपको एक, क्योंकि कम से कम इसलिए देखने के लिए कह रही हूँ कि जो लाइव क्लास है वो टाइम टेकिंग काफ़ी होती हैं, उसमें मतलब टाइम हमारा ख़राब जाता है। इन जो रिकॉर्डेड होती हैं उनको हम बाद में देख, लाइव भी आप बाद में देख सकते हो, तो उसे थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हो। मान लो जो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये स्पीड करके, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ा दी तो आप देख रहे हो, वो आपको मतलब सुविधा हो जाती है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी, आप सब स्वतंत्र हैं अपने लिए। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है, ये कथन किस लेखक का है? तो ये कथन किस लेखक का है हमें बताना है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें बी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का है ये। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें उन्होंने देव के कितने इतिहास ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो वो किया है 23। कितने का किया है? 23 का। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। तो महाराजा लक्ष्मण सिंह ने जो लक्षण ग्रंथ लिखा है इसमें से बताना है कि उनका कौन सा लक्षण ग्रंथ है। तो उनका है भाषा भूषण। भाषा भूषण किसका रचना है? जसवंत सिंह की। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ये सोमप्रभु सूरी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? सिद्ध परंपरा, अब ये उसमें किसी ने तो 4 बता रखी, रामचंद्र शुक्ल ने 4। वैसे उसमें जो मान रखी हैं, जो क्या कहना है, योगिनी है, तो ये 4 हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 मतलब मानी है। उनमें से है कनखलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा। ये एग्जाम में पहले भी रिपीट हुई, लेकिन नाम इन तीनों के ही रिपीट होते हैं। ठीक है, पुतलीपा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 1 है। और सिद्ध कितने थे? सिद्ध हमारे 84 थे। सिद्धों की पहचान क्या थी? इनके नाम के पीछे पा लगा रहता था। नाथ कितने थे? 9 थे। अमावस के घरे झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी ब्याद, गरजे बाजद अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यान में अनहद नाद की स्थिति में व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। तो इसमें से योगी संत का नाम बताना है, तो वो कौन है? ऑप्शन बी, गोरखनाथ। अब इतनी बड़ी पंक्ति है, नहीं याद होगी तो बस सिर्फ क्या याद कर लो, पूनम के घरी सूर या झिलमिल चंदा, कुछ मतलब इतनी याद कर लो तो किसकी पंक्तियां हैं? गोरखनाथ की पंक्तियां। आगे देखते हैं। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान तत्व। कबीर विषय को उक्त मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये कथन आ जाए ना तो कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
सबसे वैसे रामचंद्र शुक्ल ने जो कबीर दास है उन्हें वरीयता कम दी है और कवियों के मुकाबले, जैसे सूर तुलसी के मुकाबले, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वरीयता ज़्यादा दी है। आगे देखते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। तो वाणी के डिटेक्टर किसने कहा, या तो इतना ही याद कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये भी कबीर के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है, सदुकुड़ी कहा है। क्वेश्चन हमेशा ये मत सोचो कि सरल है कठिन है, एग्जाम में हमेशा सरल क्वेश्चनों से ही तुम्हारी जीत होती है। ये सोचो कि अगर एग्जाम निकालना है तो सरल क्वेश्चनों को बचाना है, ठीक है। जो मतलब कहते हैं ना कठिन है क्वेश्चन, तो कठिन क्वेश्चन आपके लिए नहीं होंगे, बस सबके लिए कठिन क्वेश्चन आए होंगे। आगे देखते हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो हाजी बाबा के शिष्य कौन से थे, इसमें से ऑप्शन में से हमें बताना। तो ऑप्शन डी है उस्मान। कुतुबन के गुरु कौन थे, बुरहान, ये भी एक बार पूछा गया। कौन सा विवरण सही नहीं है, इनमें से कौन सा विवरण है जो सही नहीं दे रखा। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सी का होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो शिष्यों का वर्णन है, ये तो बिल्कुल सही दे रखा कि किसके, विठ्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है इसमें, और इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है 84 वैष्णव की वार्ता में। लेकिन ये वार्ता विठ्ठलनाथ ने नहीं लिखी, नाभादास ने लिखी। इन वार्ताओं में प्राचीन गद्य ब्रज भाषा का रूप मिलता है, ये भी सही है। सॉरी दोस्तों, ये नाभादास की तो भक्तमाल है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, गोकुलनाथ। मैं सोच रही कहीं तो कहीं कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। किसकी है, 84 वैष्णव की है, गोकुलनाथ। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है, तो उक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन इसमें से सी सही है, रामचंद्र शुक्ल का है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कीर्ति प्रिय परिवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह है कौन सा, प्रिय प्रवास में समाज सेविका के रूप में। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह हरिओद की, और 1914 की रचना है। और इसमें देख लेना कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, ये सब देख लेना, ठीक है। खड़ी बोली की पहली रचना है। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है, तो ये पंक्तियां बताना निराला की किस कविता से ली गई हैं। तो यह है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित धन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नैन। राजीव नैन, ये पंक्तियां रिपीट हुई थी। राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं, ठीक है। किसकी है, राम की शक्ति पूजा की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह कथन किसका है। आज नदी उदास थी, केदारनाथ, ठीक है। पंक्तियां बहुत पूछी आती हैं एग्जाम में। केन का कभी भी केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। केन नदी के किनारे ये बहुत टाइम बैठ के सोचते थे, वो सब इसमें है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। इनका पूरा नाम लिखने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये किस पंक्तियाँ किस कविता से लिखी गई हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं नक्सलवादी, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, छन छन वर्णन की महिमा। यह साम पराजय की, भय की, संशय की, भय गए तिमिर में ये सूने गलियारे, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना से हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं अंधा युग से, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग उससे।
आगे देखते हैं, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं, तो औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? राम कुमार वर्मा की एकांकी है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, तो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। कथन किसका है? तो ये ऑप्शन हमारा इसमें डी होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, उपेंद्र नाथ अस्क का है। उपेंद्र नाथ अस्क के सारे उपन्यास देख लेना, इनके उपन्यास बहुत पूछे आ रहे हैं अब एग्जाम में। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? तो राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा निसहाय हिंदू। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इसमें से एक कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी हुई है। फूस की रात, कजाक की, कफन, ये सब किसकी हैं कहानी? ये प्रेमचंद की कहानी है। और पत्नी किसकी है? जैनेन्द्र, जैनेन्द्र की पत्नी है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो ऑप्शन बी सही होगा, राम प्रसाद पहाड़ी की। नहीं, ये कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की है। हाँ सॉरी दोस्तों, ये है काशीनाथ सिंह की कविता की नई तारीख। नया रास्ता कहानी के लेखक हैं, तो नया रास्ता कहानी के लेखक इनमें से कोई नहीं है। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी उनका नाम जिनका नया रास्ता ये कहानी है, ठीक है? या आप बताना पहले, और नहीं उसके बाद मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अलग से भी पूछ लेते हैं कि हिंदी का स्टील किसे कहा गया और हिंदी का एडिशन किसे कहा गया, ठीक है? तो एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को, स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा गया। लंका की एक रात के निबंधकार हैं, तो लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, कुबेरनाथ राय की रचना है लंका की एक रात। और कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका, तो उपनिवेश में स्त्री इसकी लेखिका कौन है? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? प्रभा खेतान। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। महत्वपूर्ण कथन है, देख लेना, कथन बहुत पूछे जाने लगे अब एग्जाम में। शांति प्रिय द्विवेदी के परिव्रजक की प्रज्ञा क्या है? तो शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है परिव्रजक की प्रज्ञा। क्या है? यह आत्मकथा है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रिय अधोपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्मरण लिखता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन बताना हमें किसका है? तो ये डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने दिन लगे? ये क्वेश्चन शायद MP में आया था, ठीक है? ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने वर्ष लगे? 14 वर्ष लगे इसे लिखने में, आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर ने लिखी और शरद चंद्र की जीवनी है, उसे लिखने में 14 वर्ष लिखे। और ये 1974 की है शायद से, जहाँ तक मुझे सही कन्फर्म है, जो रचना सन भी, ठीक है? आगे देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, मोहन अवस्थी। रदिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो रदिया महादेवी वर्मा के किस महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र जो लिखे हैं, रेखाचित्र संस्मरणात्मक रेखाचित्र है इनके। तो वैसे तो रेखाचित्र अलग है, संस्मरण इनका केवल एक ही है, जो मेरा पद के साथी, ठीक है? बाकी इनके रेखा चित्र हैं। लेकिन एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें वो नहीं है, ठीक है? तो रदिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो ये है ऑप्शन सी, बदलू की पात्र है। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, इसमें से कौन सा संस्मरण नहीं है महादेवी वर्मा का? तो ये है पद के साथी, महादेवी वर्मा का संस्मरण है। यामा नहीं है इनका,
क्योंकि यामा तो इनके काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का, जिसमें निहार, रश्मि निर्जा और सांध्या गीत 3 रचनाएं संकलित है। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। प्रज्ञा प्रभा में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? तो ये ऑप्शन 1 सही होगा, रेखा चित्र विधा की रचना है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो ये ऑप्शन है, इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सी सही होगा, चंडी प्रसाद सिंह ने। अरे या बार रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो या बार रहेगा याद ये किसकी रचना है? ये अज्ञे की है, और इसमें संकलित परशुराम से तूरखम पाठ है एक, उसके संदर्भ में क्या क्या सही है इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, 1 और 2। एक टायर की राम कहानी है, लेखक के चालाक की कहानी है। आगे देखते हैं, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे माना जाता है? राहुल शंकरतायन को। अज्ञे राहुल शंकरतायन और नागार्जुन ये घुमक्कड़ त्रय में भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा है जो अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए कष्टार्थ। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है, तो दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यदर्श। काव्यदर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। भरतमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अपने संप्रदाय कितने हैं? 6 संप्रदाय हैं, अच्छे से देखना है, इनके प्रवर्तक सब पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो बीज अर्थ प्रकृति कितनी है? 5 है। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय और कार्य। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय, विषादांत नहीं आता, ऑप्शन डी है इसमें से। उधर गरजती सिंधु लहिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें से कौन सा रस हमें बताना है? ऑप्शन बी ये भयानक रस है। चंपक हरवा अंग मिले अधिक सुहाए, जानी परे सिए ही रहे जब कुंभी लाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है हमें बताना है। तो इसमें बरवे है। अगर आपसे मात्रा लगानी आती है ना, तो मात्रा वाले छंद बहुत आसानी से मतलब सही हो जाती हैं। इसमें से लास्ट में देख लो 12 और 7 होती हैं, तो अब ये 7 होंगी इसमें मात्राएं। 1 1 1 और 1 S 1 मतलब 2 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितनी हो गई? 7। तो बरवे हो गए। इस तरह से लगा लेते। किंकन किंकिन नूपर धुनि सुन, कहत लसन सन राम हृदय गुण। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम है, तो इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? अगर वो पूछे ना कौन सा गुण है, तो माधुर्य गुण है इसमें। और छंद कौन सा है? तो छंद है हमारा सी, चौपाई छंद है इसमें। अमेय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्ना, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपयुक्त 2 में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यथा संख्या अलंकार है। कौन सा यथा संख्या अलंकार है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सी सा वाचक शब्द हैं, तो इसमें कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा है? उपमा अलंकार। नेपाली भाषा की लिपि है, तो नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है, तो भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है? भोजपुर है। मुरादाबाद बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, तो बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी नहीं है? तो ये बुंदेली नहीं है। ब्रज बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कोरवी ये सब कौन सी हैं? ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों के निकट आ जाने से
उनके बीच निकलने वाली हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं। कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो घोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनियाँ हमारी अघोष, पहला दूसरा वर्ण, और तीसरा चौथा और पांचवा सघोष कहलाता है, स्वघोष या घोष। ठीक। महाप्राण दूसरा और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफिम कहते हैं। ये बड़माला बहुत अच्छे से देख लेना, 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं। ये प्रैक्टिस सेट देखने का मतलब ये होता है कि किस चीज़ से, ये लास्ट ईयर हम क्वेश्चन देखने का मतलब ये होता है कि कौन से पार्टों से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, वो हमें बिल्कुल तैयार करके रखने हैं। किन से हम मतलब जैसा हम छोड़ सकते हैं, किन्हें हम कर सकते हैं, ये चीज़ें अनुमान लगाने की होती हैं हमें। ठीक है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? भारत, गंगा, त्रिपिटक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेखक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से आपादान परसग से युक्त वाक्य है, तो आपादान परसग या वो कारक, कारकों को परसग भी बोल देते हैं, कारक। एक बार क्वेश्चन आया था कि कितने कारक होते हैं, वो परसर्ग होते हैं, तो उसमें ही बच्चे कंफ्यूज थे। तो ये 8 होते हैं। ठीक है। जैसे कारक हैं, परसर्ग एक ही है दोनों। ठीक है। तो आपादान का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब परिवर्तन होना, या किसी भी दशा का परिवर्तन होना अपादान है, हट जाना, अलग होना एक स्थान से। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। इसमें राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमेशा प्रयोग करके देख लो तो पता चल जाएगा आपको कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग। आशा मिल गई, प्रश्न हो गया, और मुख खुल गया, सुख मिल गया। तो आशा मिल गई, ऑप्शन 1 सही है इसमें से, ये स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता आया है, तो ये है प्राण शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्त, प्राण, दर्शन, आंसू, होठ, ठीक है, दाम, इस तरह से ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। इसमें सही संधि वाला विकल्प है महा उर्मी का सही संधि क्या होगा? महाधन उर्मी। बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है बैलगाड़ी में। गोधूम चढ़कम में समास है, तो गोधूम चढ़कम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास है। अब आप इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे, इसमें देखो कोई पार्ट नहीं छूटा हुआ। आपका भाषा का लो या किसी भी चीज़ का, मतलब संस्कृत का है, आपका जो संस्कृत व्याकरण है, ये है, सब आधे पार्ट इसमें आने हैं। तो आपको ये नहीं कि एक ही पार्ट कर लिया, सभी पार्टों को अच्छे से करना है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसमें से प्रत्यय से बना कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, कुख्यात। कुख्यात में मतलब उपसर्ग है, ना कि प्रत्यय है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं। कहना का कहना शब्द है, मतलब कहना कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है, इसका होगा कृष्ण। कान्हा का तत्सम क्या होगा? कृष्ण होगा। इनमें से तद्भव शब्द हैं, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? दूध है, क्योंकि इसका दुग्ध होगा। इनमें से पतवार का पर्यायवाची है, तो इनमें से पतवार का पर्यायवाची कौन सा है? कर्ण है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का औचक सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है औचक सही पर्यायवाची अर्थ? तो ऑप्शन बी सही होगा, छोर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए और दिए गए शब्दों का विलोम शब्द है। तो बंधन का विलोम क्या होगा? तो बंधन का मुक्ति। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। आकर्षण क्या? विकर्षण। विलोम कभी भी याद करो ना तो इस तरह से याद करना है, एक साथ दोनों के वर्ड, आकर्षण, विकर्षण, बंधन, मुक्ति, इस तरह से याद करना तो आसानी से याद हो जाते हैं। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में क्या अपेक्षित है, इसमें बताना। तो इसमें एक अल्प विराम है, आपने क्या कहा यहाँ, और मैंने नहीं सुना पूर्ण विराम, ये तो ऑप्शन बी सही होगा।
कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसमें से कौन सा शब्द है अशुद्ध है, तो ये है माधुरता, माधुर्यता, ठीक है। सौख्य, निरपराध, आकाश, ये सही है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, उनकी अपेक्षा है और सबसे अधिक अंक मिले तो दोनों ही है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। जो कम खर्च करने वाला, तो जो कम खर्च करने वाला क्या होगा, मितव्ययी होगा, कम खर्च करने वाला, ऑप्शन बी सही होगा। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, तो वो होगा ऑप्शन हमारा शांत चित्त। कौन सा होगा, शांत चित्त। स्थिर चित्त भी एक जगह दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, स्थिर चित्त, वो सॉरी दोस्तों, शांत चित्त। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाएगा, समशीतोष्ण, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। फूक फूक कर पैर रखकर मुहावरे का सही अर्थ है, तो फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका है सोच विचार काम करना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, नष्ट कर देना। आंखें चार होना मुहावरा के अर्थ में दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए, तो आंखें चार होना, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, आंखें चार होना, प्रेम होना। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से होता है, तो ये कौन सा ग्रंथ है जिसका श्री शब्द से शुरू मतलब समापन और लक्ष्मी शब्द से शुरू मतलब समापन होता है, आरंभ होता है श्री से और लक्ष्मी से समापन होता है, लक्ष्मी शब्द से, वो है किरातार्जुनीयम, 12वीं की रचना है। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं, तो कालिदास के जो नाटक हैं उसमें स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं, वो प्राकृत में बोलते हैं, और जो वैसे पात्र हैं वो संस्कृत में बोलते हैं, शुद्ध संस्कृत में। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है, तो इसमें से कौन सी रचना है जो भारवी की है, तो ऑप्शन डी सही होगा। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की रचना है। संकल्प में कौन सी संधि है, तो संकल्प में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, व्यंजन सम, सम है ना उपसर्ग इसमें, समकल्प, ठीक। हरिचंद में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, तो हरिचंद में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है इसमें से बताना है, तो ऑप्शन सी सही है, विसर्ग संधि है। हरित्राता समास पद का विग्रह होगा, तो हरित्राता समास पद का विग्रह क्या होगा, हरिणा त्राता। पितृ शब्द में सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः किस, मतलब इसमें जो दे रखे ऑप्शन में कौन से हैं जो सप्तमी विभक्ति के वचन हैं, ये धातु रूप, शब्द रूप, ये सब तो याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई उपाय नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इनकी। तो 85 का बी सही होगा, पितरी, पितरो, पितरेशु। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तो राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तृतीया। बेतसी अख्यात पद में कौन सा लकार है, तो बेतसी अख्यात में कौन सा लकार है, लट लकार है। कृत कर्मणों कृति इत्येन सूत्रेण का विभक्ति वेदिते, तो ये ऑप्शन बी सही होगा हमारा, षष्ठी। गुआओं के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ग्रामम उभयता मार्गा संति। संस्कृत का जितना था मैंने अनुमान करा कि जो आता है तो संस्कृत कल्पद्रुम है इंटर की, वो ले लेना, छोटी सी बुक, सब कुछ उसी में आता है संस्कृत का, ये जो आते हैं। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानश्रेयी, निर्गुणी आदि कहते हैं, वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणियाँ होने की कबीरदास भक्त हैं, उनके राम वेदांतिया के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों की भावना अधिक है, किसका कथन है, ये कथन बताना है हमें, तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रत्न खान के रचयिता है, तो रत्न खान किसकी रचना है, मलुकदास की रचना है रत्न खान। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त किसकी मतलब किसका मत है ये, तो ये मत है रामचंद्र शुक्ल का।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुतुबन द्वारा लिखित है? तो कुतुबन की रचना देख लेना कौन सी है, मृगावती है। कौन सी है? मृगावती। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे मतलब सूफी काव्य की पहली रचना माना। भक्तमाल के रचयिता हैं, तो भक्तमाल किसकी रचना है? नावादास की रचना है भक्तमाल। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां हैं तुलसीदास की। फटिक भूमि पद कर पग छाया ये शोभा अति राजती करी करी प्रीति पद प्रीति मणि वसुधा कमल बैठकी सजाती। ऊपर काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियां हैं सूरदास की। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के कवियों का सही क्रम है। अष्टछाप के कवियों का क्रम वैसे तो आपको याद है कि बड़े छोटे के क्रम में, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने अलग तरीके से इनको दिया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार पूछा गया, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। पहले आते हैं उसमें सूरदास, उसके बाद आते हैं नंददास, और नंददास के बाद आते हैं कृष्णदास, नहीं सॉरी दोस्तों, नंददास और कृष्णदास, और फिर आते हैं परमानंद दास। इस तरह से आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा, भू परिक्रमा नहीं है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी है? केशव दास की रचना है। छीनी पीतंबर कंपन में सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खिलन हो रही। बहुत बार आई हैं पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर की हैं। ठीक। फागुन के अरूस के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? जो सबसे ज़्यादा वर्णन किया वो करा है पद्माकर ने। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो मधुप उपनाम से कौन करते थे काव्य अनुवाद? तो वो करते थे ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त ने किया। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नाथ में बारिद माला। पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। तो छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है वो देखना हमें इसमें। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला, ये सही है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर हुई, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा ए भी एक सही है। आगे देखते हैं। यह देवभाव भ्रांतिय कथन किसका है? तो यह देवभाव भ्रांतिय कथन किसका है? ये उर्वशी का है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र कविता का मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है इसमें। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट हुई है? तो कौन सी है यथार्थवादी चेतना देखने को मिलती है? एकदम आसानी से आप बता दोगे। तो ये है कुकुरमुत्ता में। आगे देखते हैं। अब अपना और पराया क्या आवाज रहे रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। पंक्तियाँ किस कविता की हैं? तो ये पंक्तियाँ किस कविता की हैं? तो ये ऑप्शन बी दीवानों की हस्ती। ये नवीन की पंक्तियाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। भगवान के डाकिए नामक कविता है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, और ये क्या है? कहानी है। सॉरी दोस्तों, कविता है। ये क्या है? कविता। सी ऑप्शन सही है इसमें। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो कालिदास किसकी कविता है? नागार्जुन की। और किसका उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी सही होगा, बी डी ई। यक्ष, इंदुमती और अज तीनों का वर्णन। शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? तो शासन की बंदूक जो कविता है किस छंद में है? दोहा छंद में है। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि ये दे रखी आर्य समाज की स्थापना कब हुई है और जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, ये पहले से बात के क्रम में हमें लगाना है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। पहले है ई, मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर आर्य समाज की स्थापना, फिर उसके आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, और उसके बाद हमारा है डी विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, और फिर उसके गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। इस तरह से क्रम है।
नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं, तो इसमें नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? तो शिव राम श्याम या श्याम राम शिव, तो तीनों ये हैं, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो ACE, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। और इसके जो सभापति थे वो कौन थे? राधा कृष्ण दास थे, नागरिक प्रचारणी सभा के। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन बताना हमें किसका है? तो ये ऑप्शन डी ओम शिवपुरी का है। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुझाई है, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती, मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घर ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी नाटक में संवाद किसने कहा? अंजो दीदी नाटक किसका? उपेंद्रनाथ अस्कार। ये संवाद किसका है? तो ये अंजलि द्वारा अनामिका को कहा गया। मेला आंचल के अनुसार वामन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या नाम दिया? मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका उपन्यास है और आंचलिक पहला उपन्यास है, और इसमें वामन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? तो वो दिया चेथर या पीर का। आगे देखते हैं, 115 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा बी सही होगा? पहले का 3 है, सीलो रतन, मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है इसमें, और ये है तारा, तारा असद, कनक पुरी और उषा रतन। ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो BG खेर की अध्यक्षता में कब हुई थी? 7 जून 1955 को। बंगेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अवधी बंगेली और छत्तीसगढ़ी किससे विकसित हुई है? ये अर्धमागधी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो असंगत कौन सा है? तो का खा गा कंठ्य, ओष्ठ्य पाफावा, दंत्य ताथा दाधा, मूर्धन्य चाचा, इचू चा, ई चा चा, ई चा, इचू यशा नाम तालू, तालू से है ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी है। नौकर गांव तक गया वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो नौकर गांव तक गया, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? संबंधवाचक है। निम्नलिखित में से स्वर संधि का शब्द नहीं है, इसमें स्वर संधि का शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सदानंद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है? तो ध्यान मग्न में कर्मधारय समास नहीं है, चौमासा में द्विगु समास है, साफ साफ में अव्ययीभाव समास है, और भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, ये सही है। निम्नलिखित में से सुलोचना शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का कौन सा विकल्प सही है? तो सुलोचना शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का विकल्प कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है, सु उपसर्ग है और आ प्रत्यय है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द बताना। तत्सम शब्द कौन से जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो इसमें दिवस तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का सही अर्थ है। दूध का दूध, पानी का पानी, सही अर्थ क्या है? निष्पक्ष न्याय। 8 आंसू रोने का सही अर्थ बताइए, तो 8 आंसू रोने का सही अर्थ क्या है? बुरी तरह पछताना। ठीक है, आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट हो गया, बस अपना तैयारी करते रहो आगे के लिए इसी तरह से, क्योंकि 1 घंटे के समथिंग तो यही हो जाता है 40 मिनट का, और अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो बड़े हो जाएंगे एक्सप्लेन करने। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, अब बाकी कोशिश, अगर या तो मैं इन्हें 3-4 पार्टों में डालूँ तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा तुम्हारा, कि ये ठीक है पढ़ तो आप रहे हो, सिर्फ आपको ये देखना है इसमें कि इसमें कितना मतलब कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।